जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 के हिंदी चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है 20 के दांत, जिनके लेखक है नलिनी लोचन शर्मा जी। आज हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले लेखक परिचय और इसके साथ साथ कहानी को भी देखने वाले कि इस कहानी में क्या है, और बहुत ही मजा आएगा इस कहानी में। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा देर के लिए आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे क्लास अच्छे से लगाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। तो देखिए, चैप्टर का नाम है 20 के दांत। चैप्टर का नाम क्या है? 20 के दांत, जिनके लेखक है नलिनी लोचन शर्मा जी। ठीक है, उसका है तो ये तो हो गया। इनका जन्म की अगर बात की जाए, पूछा जाएगा कि नलिनी लोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 फरवरी है ना 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? पटना के बंदरघाट में हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नलिनी लोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा पटना के बंदरघाट में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आ गई? सबसे ज़्यादा जो भाषा जो बोलते थे, याद रखिएगा भोजपुरी बोलते थे। क्या बोलते थे? भोजपुरी। ठीक है, तो उनकी भाषा की अगर बात की जाए तो भोजपुरी को मानिएगा। इनके पिता का नाम जो था, इनके पिताजी का नाम है ना महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए कि नलिनी लोचन शर्मा जी के पिताजी के नाम क्या है, तो याद रखिएगा महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, जो नलिनी लोचन जो शर्मा जी थे, जो ज्येष्ठ पुत्र थे किनके? पंडित रामावतार शर्मा के। ठीक है, अगर बात करें इनकी माता के, तो माता का नाम जो था रत्नावती शर्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि नलिनी लोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा रत्नावती शर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए आगे क्या है कि इन्होंने क्या किए थे, पटना विश्वविद्यालय में है ना, पटना विश्वविद्यालय के स्कूल से क्या किए थे, हिंदी और संस्कृत में एमए किए हुए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपसे पूछा जाएगा कि नलिनी लोचन शर्मा जी कहाँ से एमए किए थे, तो याद रखिएगा पटना से किए थे, पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, अगर आपसे ये भी सवाल किया जाए है ना किस विषय में किए थे, तो याद रखिएगा हिंदी और किस में, संस्कृत में एमए किए हुए थे। ठीक है, कौन? तो नलिनी लोचन शर्मा जी। ठीक है, अगर बात की जाए आगे, तो देखिए पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे। देखिए सबसे गर्व की बात यह है कि जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किए थे, उसी स्कूल के इन्होंने प्रधानाध्यापक भी रहे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नलिनी लोचन शर्मा जी प्रधानाध्यापक किस स्कूल से थे, किस स्कूल के थे, तो पटना विश्वविद्यालय के थे। ये क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा कि नलिनी लोचन शर्मा जी प्रधानाध्यापक किस स्कूल के थे, तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या रहे थे, प्रधानाध्यापक रहे थे। ठीक है, और जो कि सबसे गर्व की बात है। आप ही सोचिए ना कि जिस स्कूल से आपने पढ़ा हो और उसी स्कूल के अगर प्रधानाध्यापक बन जाते हैं, तो कितने गर्व की बात है कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा पॉइंट ये मायने रखता है। आगे है कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 ईस्वी में रहे थे। क्वेश्चन पूछता है कि नलिनी लोचन शर्मा जी अध्यक्ष कब बने थे, याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में। कहाँ के? तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या बने थे, ये अध्यक्ष बने थे। बात की जाए इनकी मृत्यु के, तो इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे क्या है कि नलिनी लोचन शर्मा के कहानियों में है ना किसके तत्व से उभर कर आए हुए थे, तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक से। कहाँ से आए थे? मनोवैज्ञानिक से। ये एग्जाम में पूछा भी गया है और ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया है। ठीक है, आगे बात की जाए इनकी प्रसिद्ध रचना की, अगर बात की जाए इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन का, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका दृष्टिकोण है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दृष्टिकोण किसकी रचना की? याद रखिएगा नलिनी लोचन शर्मा जी का। ठीक है, अच्छा एक और है अगली का साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, ये भी जो है आपका नलिनी लोचन शर्मा जी के द्वारा ही है ना ये रचना किया गया है। ठीक है, उसके बाद में है मानदंड। ठीक है, उसके बाद में 20 के दांत। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी कहानी इसी मतलब चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसी मतलब कहानी से लिया गया है। तो 20 के दांत भी है, जो कि किन के है? नलिनी लोचन शर्मा जी के, और संत परंपरा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, अब कम से कम आप लोग को ये याद रखिएगा, एक दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास का दर्शन और मानदंड। ठीक है, और एगो ये भी देख लीजिएगा संत परंपरा। ठीक है, तो ये इन्होंने मतलब रचना किए हुए थे नलिनी लोचन शर्मा जी। इनमें से कोई भी दे सकता है या पूछ भी सकता है कि निम्न में से कौन सा रचना नलिनी लोचन शर्मा जी का है। ऑप्शन ए में देगा दृष्टिकोण, बी में देगा साहित्य का इतिहास का दर्शन, और सी में दे देगा 20 के दांत है ना, और डी में दे देगा इनमें से सभी। किसको मारिएगा? इनमें से सभी को मारिएगा। ठीक है, आगे ये अगर आगे बात की जाए है ना
कि यह कहानी मध्य वर्ग को उजागर करती है। जो मैं कहानी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये किस चीज को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग को। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा भी जा सकता है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है, तो यह देखिएगा मध्य वर्ग को। किसको? मध्य वर्ग को। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आइए थोड़ा सा इसको रिपीट करवा देते हैं, अच्छे से देखिएगा, एक बार दो बार देखिएगा, आपको प्रॉपर्ली सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, याद देखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या है, याद रखिएगा, है ना, पंडित रामावतार शर्मा। इनके माता जी का नाम क्या है ना, माता जी का नाम क्या है, रत्नावती शर्मा। क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि किस विश्वविद्यालय से, है ना, किस विश्वविद्यालय से नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने हिंदी और संस्कृत में, हिंदी और किसमें, हिंदी और संस्कृत में एमए किए थे, तो याद रखिएगा क्या, पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, आगे आइए, अब हम लोग कहानी पर चलते हैं। ठीक है, कहानी को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, आइए, ये मेरा कहानी, ठीक है, ये मेरा कहानी है, आप लोग कहानी को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कहानी बता दे रहा हूँ, जो भी मैं टॉपिक लिखा हूँ एक एक करके आपको समझा देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो कहानी है दो परिवारों के बीच में होता है, एक गरीब परिवार है, एक अमीर परिवार है। ठीक है, तो अमीर परिवार में आपको कौन कौन आता है और गरीब परिवार में कौन कौन आता है, इस चीज़ को देख लीजिए। देखिए अमीर परिवार में आपका जो हो जाएंगे खोखा हो जाएंगे, है ना, सेन साहब हो जाएंगे, ये आपके सेन साहब जी है। ठीक है, ये सेन साहब जी है, ये खोखा है, और ये सेन साहिबा है, इनकी सेन साहब की पत्नी है। ठीक है, और इनके 5 पुत्री है। कितने पुत्री है? 5 पुत्री है, जिसका नाम रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, ये अमीर परिवार है। गरीब परिवार में कौन कौन है, तो देखिए गिरधालाल है, गिरधालाल की पत्नी है, और यहाँ मदन है। ठीक है, इनके परिवार में 3 है, और इनके परिवार में एक और है, मतलब ड्राइवर है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या रखे हुए, 4 चक्कर रखे हुए। तो जब 4 चक्कर रखे हुए तो ड्राइवर तो रखेंगे ही ना। आइए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट देखिए सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी इंसान को थोड़ा सा पैसा हो जाने के कारण से क्या हो जाता है, उसे घमंड हो जाता है। सेम उसी प्रकार से सेन साहब को भी हो गया था। जिस परिवार में पिता को ही घमंड हो अपने पैसे पे, तो क्या पता बेटा का होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। यही बात है। देखिए अब हम आपको बताते हैं, है ना, कि सेन साहब के पास एक नई मोटर कार है, जो है ना बंगले के सामने बरसात में खड़ी है, जो कि रंग की अगर बात की जाए तो काला रंग है। इतना क्लीन है कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं। गाड़ी की अगर कीमत की बात की जाए तो 7,500 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि एक समय की बात है कि, है ना, कि सेन साहब के बैठके में कुछ दोस्त वगैरह बैठकर गपशप कर रहे होते। तो गपशप कर रहे होते तो उसमें होते हैं ना कि किसी के अपने पुत्र के बारे में बात को छेड़ना अपने स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अपने अपने बेटे के बारे में तारीफ कर रहे थे। तो सेन साहब को वहाँ बर्दाश्त हुआ नहीं, और अपना बेटा को भी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया, और बोल रहे हैं क्या कि मैं भी अपने बेटा को, है ना, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको शुरू से ही तोड़ फोड़ में ज़्यादा मन लगता है, और लोगों को भी दिखा रहा है कि देखिए ना मेरा बेटा, है ना, किस प्रकार से ठोक ठेठा कर रहा है, और उनको काफ़ी दिलचस्पी है इस सब चीज़ में। इसलिए मैं इसको एक ट्यूशन भी सोच रहा हूँ कि इनको करवा देने के लिए। ठीक है ना, एक डेढ़ घंटा जो भी समय है इनके पास टीचर को बुलवाकर इनको ट्रेनिंग दिलवाने का चाह रहा हूँ। सेम उसी प्रकार से एक समय की बात और है, जब इनके पत्रकार महोदय, इनके मतलब दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, है ना, एक समय की बात है, वो भी एक जब आते हैं, उनके पास एक बेटा होता है जो कि काफ़ी समझदार होता है। ठीक है, वो बेटे की अपने बात कर रहे थे, अपने बेटे की प्रशंसा कर रहे होते कि मैं अपने बेटे को, है ना, कुछ ऐसा शिक्षा देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पढ़ा लिखा मतलब चाहता हूँ जो कि आप उसको आगे मतलब बढ़ने में सहायक हो, है ना। देन वही बात को सुनते हुए रहते, तब तक ही सेन साहब अपने बेटे की तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, और अपने बेटे की तारीफ करते हैं क्या कि मैं अपने बेटे को, है ना, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, है ना। और तले इसके बीच में जैसे ही बात हो रहा होता है, तले सेन साहब का बेटा एक औरत से झगड़ रही होती है। क्या हो रही थी? और एक औरत से झगड़ रही होती है, तो देख हलागुली होता है, तो वहाँ पे सेन साहब जाते हैं, और सेन साहब जब जैसे जाते हैं, वो औरत जो होती है थमस जाती है, मतलब रुक जाती है और नहीं कुछ बोल पाती है। तो जैसे सेन साहब आते हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो ड्राइवर बोलता है कि देखिए ना साहब, ये गाड़ी को छूना चाह रहा था, जो कि मैं माना कर रहा हूँ, फिर भी ये जबरदस्ती मतलब मेरे ऊपर मतलब और गरज रहा, और वह गाड़ी से मतलब छूने का चेष्टा कर रहा था, मैंने नहीं छूने दिया, है ना, जिसके कारण से यह बात हुआ। और ड्राइवर इतना किया हुआ था कि जब उस गाड़ी को छूना चाह रहा था, यानी कि मतलब मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, वो धक्का दे दिया था, और जिसके कारण से छिराव लग गया था, जिसके कारण से उसमें बाएं हाथ से खून गिर रहा होता। ठीक है, उसकी माँ ने किसी प्रकार से उसे पहुँच पाछ कर, है ना, जैसे सेन साहब आते हैं, थमस जाते हैं, और उसे डांटना स्टार्ट कर देते हैं। किसको? उस औरत को डांटना स्टार्ट कर देते हैं, और डांटना स्टार्ट करते हैं, और समझाते बुझाते हैं, और कहते हैं कि जाओ इसे ले जाओ, आप अपने मतलब पति को भेजना, यानी कि गिरधालाल को भेजना। ठीक है,
तो गिद्धर आते हैं और उसके सामने इस तरह से खड़ा हो जाते हैं, जैसे कि है ना, जैसे कि समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति खून के जुर्म में कैदी खड़ा हो, जिस प्रकार से ऐसे सर झुकाकर खड़ा हो जाते हैं। और उन्हें बोलते हैं, सेन साहब बोलते हैं गिद्धर को, देखो गिद्धर, है ना, कि देखो गिद्धर कि तुम बिना काम के है ना, कि मेरा मतलब गाड़ी छोड़ना चाह रहा था और ड्राइवर ने मना किया, फिर भी उसे ही मारने दौड़ा चला। तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये होगा, है ना, ज़्यादा बेटर ये होगा कि तुम उसे संभालो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, सेन साहब का होता है कि सेन साहब के फैक्ट्री में जो गिद्धर लाल रहते हैं, किरानी होते हैं, और उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम इन पर कुछ बोलेंगे तो मुझे मतलब काम से निकाल देंगे, जिसके कारण से वो चुपचानी एकदम ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे खून के जुर्म में खड़ा है ऐसे। इसलिए सारी बातें सुनते हैं और सेन साहब लास्ट में अंत खत्म बोलते हैं कि देखो गिद्धर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। ये टॉपिक पे क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए, ऐसे ही लड़के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, तो याद रखिएगा 20 के दांत से लिया गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करते हैं कि ये बात सुनते हैं और मतलब बोल कर चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो सेन साहब का जो गाड़ी होता है ना, सेन साहब का गाड़ी का पिछली बत्ती का चकनाचूर हो गया रहता है, और चकनाचूर हो जाते हैं तो फिर भी उसे डांटते फटकारते नहीं है, और लोगों को कहते हैं कि देखिए ना, कितना दिलचस्पी है कि फोड़ कर देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या। बताइए, ऐसा कोई बात होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी बताइए, अपने बेटे की मार नहीं रहे हैं, डट रहे हैं, फटकार रहे हैं, फिर भी उसे और उसकी तारीफ कर रहे हैं और लोगों के सामने कि देखिए मेरा बेटा कितना समझदार है, कितना महान है, कि मेरा बेटा दिखना चाहता था कि इस गाड़ी के अंदर है क्या, है ना। इस तरह से उसे लोगों को बताता है। लोग तो समझदार होता है, लोग पागल थोड़ी ना है कि नहीं समझेगा, बट वो सब समझ जाते हैं, पत्रकार महोदय, और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि गाड़ी के सेन साहब के पिछले चक्का का भी हवा निकाल दिए है। और उसके बाद में क्या होता है कि कुछ देर के बाद जब कहते हैं कि सेन साहब बोलते हैं कि देखो जरा आगे का भी ठीक ठाक है कि नहीं, तो पिछले आगे का भी मतलब कि मानिए कि पंक्चर हो गया रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से उसे डांट से फटकारते रही है, बोलते हैं, उसे प्यार से लेकर चल जाते हैं। और इनके घर में एक और नियम बना था, जो कि मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया और टॉपिक को थोड़ा सा याद रखिएगा। इनके घर में जो एक नियम बना होता है कि लड़का के लिए अलग बना होता है, लड़की के लिए भी अलग बना रहता है। लड़की मतलब क्या है, लड़की घर मतलब सुशील है ना, लड़की पाँचों के पाँचों क्या सुशील है, जो कि उसको हर एक कार्य करने के लिए उसके लिए अलग ढंग बनाया गया है। लेकिन जो खोखा है, जिसका नाम कासू कहिए या खोखा कहिए, उसका दूसरा नाम खोखा है, तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। वो नियम को अपवाद है, वो सामानों का तोड़ता फोड़ता रहता है, ठीक है, जिससे मोटर का खतरा होता रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि हमेशा मोटर का खतरा किससे होता रहता है, तो याद रखिएगा खोखा कहिए या कासू कहिएगा, ठीक है। और इनके घर में हमने बताया कि सबके लिए मतलब इन पांचों लड़कियों के लिए अलग नियम था, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब के लिए अलग नियम रखा हुआ है। और मदन के लिए कासू के लिए कोई नियम ही नहीं है, जो मन में है सो कर दिया। होता है ना कि लाभ पे कुछ ज़्यादा इंसान को जब मिल जाता है तो वो लड़का बिगड़ जाता है। सेम उसी प्रकार से कोई भी कार्य करे, कोई मतलब कोई नहीं है, कितना सामान फोड़ फाड़ करे, कोई उसे डांटने फटकारने वाले, क्योंकि इकलौता जो बेटा था, है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं कि बेटा को इतना स्तर पर चढ़ा दे कि वो आगे चलकर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो इसलिए इनको काफ़ी लाड प्यार मिलने के कारण से थोड़ा सा बिगड़ गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया। आगे देखते हैं। तो उसके बाद में गिद्धरलाल जाते हैं, जब अपने घर पे जाते हैं, जिससे हम बात बता रहे थे कि हाँ, वो जब सेन साहब के से बात किए थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा और डाकू बनते, चोर और डाकू बनते हैं, तो उस दिन जाते हैं तो देखिए वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी इंसान अपने बेटे से हर कोई मतलब बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन कोई भी बेटे को जब अपना मारता है तो कोई ना कोई मजबूरी में मारता है। तो सेन साहब मतलब गिद्धरलाल भी क्या करते हैं, अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे डर था कि कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए, इसके लिए वो अपने बेटे को मतलब मारते रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटाता है, तो यह देखिएगा अपने पिता के हाथों से पीटाता है, ठीक है। उस रात जाते हैं तो उसकी पिटाई होती है, थोड़ा बहुत जो भी हो पिटाई करते हैं, और करने के बाद में क्या होता है कि फिर से हो जाता है शांत। लेकिन एक समय की बात है कि जब ये सारा सब घटना हो जाती है, तो उसमें एक समय की बात है जब मदन अन्य लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा होता है, तो खोखा का भी मन होता है कि थोड़ा हम भी लट्टू नचाएं। इसे कहा जाता है कि हंस कवि की जमात में शामिल होने के लिए क्या हो गया, ललक गया, है ना। तो एक समय की बात मतलब तो हंस कवि कहावत है कि हंस कवि की जमात में शामिल होने के क्या हो गया, ललक गया। तो उन्होंने क्या करता है कि जो कासू होता है उन्होंने जाकर बड़े रुआब से कहता है मुझे भी लट्टू दो नचाने के लिए। तो मदन तो एक समय की बात है, उसको जब धक्का दे दिया गया था ड्राइवर ने, जब उससे मतलब क्या कर रहे थे, जब उसकी गाड़ी को जब छूना चाह रहे थे तो उसके ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया था। तो उसी का खींच था, उसको ब्लड भी आ गया था, तो उसी का खींच था। लेकिन फिर भी जब से वो आया और बड़े रोप रुआब के साथ कह रहा कि मुझे भी लट्टू दो, मुझे भी खेलना है,
तो उन्होंने कहा कि लट्टू तुम्हारा बाप का नहीं है, तुम्हारा बाप का जागीर नहीं कि मैं तुम्हें दे दूँ। बस होना क्या था, बस लट्टू दिया नहीं, दोनों ग्राम में फिर से मारामारी स्टार्ट हो गया। जैसे मारामारी स्टार्ट हुआ, उनकी उम्र करीबन 5 से 6 साल का था मदन का, ठीक है। मारामारी जैसे स्टार्ट हो जाता है तो बाकी लड़के जो होते हैं बैठकर देखते हैं, और देखने वाले में क्या होता है कि मतलब देखते रहते हैं। और एक बेर क्या होता है कि मदन ने क्या करता है, एक बेर कस कर एकदम घिस कर देता है और उसका 2 दांत तोड़ देता है। अब तोड़ देता है तो एक अब उसको डर बन जाता है कि अब हम अपने पिता से बहुत मार खाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए उसके पिता हमेशा मारते रहते थे। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरी कहीं छूट ना जाए, इस डर की वजह से उनसे मारते रहते, जबकि जान रहा कि मेरा बेटा निर्दोष है ना। फिर उसे मारते रहते थे सेन साहब की वजह से कि अगर हम मारेंगे पीटेंगे तो हम मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। इसके वजह से उन्होंने क्या करते हैं कि मारते रहते हैं। लेकिन जब वो उन्होंने 2 दांत तोड़ दिया तो उन्हें और डर बन गया कि अगर हम शाम को घर जाते हैं तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब कुछ काफ़ी रात जब हो गया तो भाई कहाँ जाएगा आदमी, कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी घूम फिर के तो घर ही ना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी जब रात हो गया तो मदन ने अंधेरी रात को घर पहुंचा। तो जैसे घर पहुंचा ना तो उन्होंने सबसे पहले गया खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद में हुआ कि जैसे उसकी माँ और उसके पिताजी बातचीत कर रहे थे आपस में, है ना, बातचीत कर रहे थे इसी के बात को लेकर। तो उन्होंने क्या किया कि चुपके से सुनने की कोशिश किया कि मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही है। तो उन्होंने चुपके से सुनने की कोशिश किया तो अचानक आराम से ऐसे जा रहे थे, आराम से जब गिरा तो उसके पैर लोटा से टकरा गया। क्या से टकरा गया? लोटा से। और लोटा से जैसे टकराता है तो क्या आएगा? टन की आवाज़ आएगा। किसका आवाज़ आएगा? टन की आवाज़ जैसे हुआ उसके पिता का ध्यान मदन की ओर हो जाता है, ठीक है। उससे एकदम शांत हो गया कि अब मुझे बहुत मार पड़ने वाला। लेकिन अचानक हुआ गया, उसके पिताजी ने उसे छाती से लगा लिया। ये अचंभा पड़ गया कि क्या बात हो गया जी, कि मैंने खोखा का 2 दांत तोड़ दिया और मुझे ने छाती से लगा दिया। तो और छाती से लगाते हुए कहा कि चाबस बेटा तूने, है ना, खोखा का 2 दांत तोड़ दिया, जो कि दूसरे के लिए असंभव था, जो कि एक घमंडी बाप का एक घमंडी बेटा था, क्योंकि दूसरे के लिए क्या था? असंभव था। और इसी सफलता को पाकर उन्होंने, है ना, गेधालाल ने अपने बेटे को यानी कि मदन को छाती से लगा लिया और इस प्रकार से अमीरी और गरीबी में फैसले को ख़त्म कर दिया। तो ये था पूरी कहानी। आइए अब एक एक टॉपिक को हम आपको बताते चलते हैं जो नोट्स के द्वारा हम जो लिख कर रखे हुए हैं। आइए सबसे पहले क्या था, है ना, कि सेन साहब जो होते हैं कि जब रोब रुआब के साथ साथ, है ना, रोब रुआब के साथ साथ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा इसको जो घमंड है अपने कार पर घमंड है ना। और कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड हर इंसान का टूटता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक केला का देखिएगा, जब केला जब ताज़ा रहता है तो पूरा हरा रहता है, पक जाता है पूरा पीला हो जाता है, और कुछ समय के बाद में थोड़ा सा काला पड़ जाता है, और साफे अंतर्गत पूरा खरला हो जाता है, मतलब पूरा साफे देखने लायक नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो सेन साहब का होता है कि अपने घमंड जो होता है, अपने इससे घमंड किस पर होता है? तो इनके पास एक कार है, इस बात को इस पर घमंड है ना। तो याद रखिएगा ये सेन साहब हो गया, इनके पास जो एक कार है, ये कार है, देख लीजिए जो मैंने बनाया है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है ना। आइए ध्यान से, तो इनकी कार की जो कीमत है 7,500। क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब के पास, है ना, सेन साहब के पास जो कार है उसकी कीमत कितना है? 7,500। किस रंग का है? काले रंग का है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ? सेन साहब का बेटा का नाम है, जिसका नाम है खोखा या कासू करिए, ठीक है। खोखा याद आ गई, कासू करिए। ये उनकी 5 लड़कियां हैं, जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, जो कि कैसी है? तो याद रखिएगा सुशील। और तब पूछेगा क्वेश्चन कि 5 लड़कियां कैसी है? तो याद रखिएगा सुशील है, तो सुशील पर मारिएगा अपना, ठीक। तो ये है ये है गिधालाल, है ना, जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति है। देखिए सेन साहब का फैक्ट्री में क्या करते हैं? किरानी का काम करते हैं। तो क्वेश्चन किया जाएगा कि सेन साहब का फैक्ट्री में किरानी का काम कौन करता है? तो गिधालाल, ठीक है। उनकी पत्नी है गिधालाल की, और इनका बेटा है जो कि बहुत प्यारा है, मदन नाम है, जिसका उम्र 5 से 6 साल है, ठीक है। ये हो गया हम आपका उनके पूरे जीवन, मतलब उनके घर परिवार का परिचय। अब आइए एक एक टॉपिक को हम आपको बताते हैं, है ना। सेन साहब के पास क्या बोले हैं कि सेन साहब के पास, है ना, सेन साहब के पास एक नई मोटर कार है, जो कि बंगले के सामने बरसात में क्या है? खड़ी है। इनकी कीमत 7,500 है ना। और एक बात याद रखिएगा, खोखा खोखी गाड़ी के सामने भटक ना पाए। जब गाड़ी लिए थे तो उन्होंने ड्राइवर को मना किया था कि देखो खोखा खोखी गाड़ी के सामने कोई भटक ना पाए। ऐसा किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था, क्योंकि गाड़ी को उसको काफ़ी नाश था ना, तो उसे छूने नहीं देता था उस किसी को। आगे देखिएगा। अच्छा, एक बात होगा आपके मन में कि सर खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा बच्चा बच्ची होता है। मतलब सेन साहब जो बोले कि देखो कोई बच्चा बच्ची गाड़ी के सामने कोई भटक ना पाए, ताकि उससे गाड़ी का कोई नुकसान ना हो, इसलिए बोला था कि खोखा खोखी कोई भटक ना पाए, तुम उसका ख्याल रखना। खोखा खोखी कहने का मतलब हो गया कि बच्चा बच्ची कोई भटक ना पाए।
खोखा खोखे किस भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है 5 लड़कियों बड़ी सुशील है। हम आपको बोले हैं ना 5 लड़कियां कैसी है, तो सुशील, बड़ी सुशील है। जिस 5 लड़कियों का नाम है सीमा एक, दूसरा का में रजनी, तीसरा का में आलो, चौथा में शेफाली, पांचवा में आरती। क्वेश्चन किया जाएगा शेर साहब के पास कितनी लड़कियां हैं? 5 गो। कब गो? 5 गो। ठीक है, सबका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आइए 5 लड़कियां, देखिए लड़कियां क्या है? लड़कियां कठपुतली है। इस बात पर किसको गर्व है? माता पिता को। क्वेश्चन किया जाएगा कि लड़कियां कठपुतली है, इस बात पर किसको गर्व है? तो आप याद रखिएगा माता पिता को। किसको गर्व है? माता पिता को। ठीक, माता पिता को गर्व है। आगे है कि शेर साहब का एक बेटा है जिसका नाम है खोखा या कासू गजरे। ठीक है, जो कि है ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। क्वेश्चन इसको घुमा कर पूछा सकता है कि आंखों का तारा कौन है? याद रखिएगा कौन? कासू या खोखा। क्या कहिएगा? कासू या खोखा। आगे देखिएगा, आगे है खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, जो कि मैंने आपको कहानी में बताया है। खोखा किसका नियम है ना? खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। क्वेश्चन घुमा के कहेगा कि है ना कौन जीवन के नियम का अपवाद है, तो याद रखिएगा खोखा या कासू दिया रहेगा ऑप्शन में, याद रखिएगा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वह किससे हो सकता था? तो खोखा से हो सकता था। ठीक है, आगे आइए। पांचों गाड़ी का बत्ती तोड़ दे रहा, कह रहा कि मेरा बेटा अंदर देखना चाहता था कि क्या है अंदर, गजब हाल है। आगे देखिए, 5 लड़कियों के लिए अलग नियम था और खोखा के लिए क्या था? अलग नियम था। ठीक है, शेर साहब खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता है। क्वेश्चन को वहां पूछेगा कि शेर साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? बिजनेस या इंजीनियर? क्या बोलेगा? बिजनेस या इंजीनियर बोलेगा। जी हाँ। आगे है कि खोखा कितने साल का था? तो खोखा याद रखिएगा 5 साल का था। कितना साल का था? 5 साल का हो रहा था, कंफर्म नहीं है, हो रहा था। ठीक है, तो यानी कि लगभग बोल सकते हैं 5-6 साल का। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और बात है कि शेर साहब है ना ड्राइंग रूम में बैठकर, हम बोले थे ना कि एक रूम में बैठकर गपशप कर रहे थे, तो उस रूम का नाम क्या था? ड्राइंग रूम। कौन सा रूम? ड्राइंग रूम में बैठकर क्या कर रहे थे? ड्राइंग रूम में बैठकर क्या कर रहे थे? है ना कुछ गपशप कर रहे थे। और गपशप करने के बाद क्या हुआ? शेर साहब के है ना दूर के रिश्तेदार, है ना दूर के रिश्तेदार कौन? पत्रकार महोदय है। क्वेश्चन भी उठाएगा कि शेर साहब के दूर के रिश्तेदार कौन है? याद रखिएगा पत्रकार महोदय। कौन थे भैया? पत्रकार महोदय। ठीक है, आइए, जो कि है ना शेर साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। हम आपको बोले हैं कि इस कहानी में हम आपको बताएंगे शेर साहब जो रिश्तेदार था, जो कि कौन था? पत्रकार महोदय था। उनके पास एक बेटा भी था और अपने बेटे की जैसे तारीफ कर रहा था, शेर साहब से रहा नहीं गया और अपने बेटे की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ी देर के बाद पता चला कि शेर साहब का बेटा एक औरत से क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे। एक औरत से क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ कि शेर साहब का सोफर है ना, सोफर एक औरत से क्या हो रहा था? उलझ रहा था। सोफर का अर्थ क्या होता है ना? सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है? सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। और ऐसा बात हम नहीं बोले कि हाँ उसके बेटा शेर साहब एक औरत से उलझ रहा था, तो इसका मतलब नहीं कि हाँ उसका बेटा नहीं था वहां पर भी। ठीक है, लेकिन उलझ कौन रहा था? उलझ रहा था उसके ड्राइवर। कौन रहे थे? लेकिन जो शेर साहब के बेटा जो थे वहीं पे खड़े थे, और जो कि सारा का सारा गलती कहा जा सकता है तो उन्हीं का था। लेकिन फिर भी कैसे है ना कि अमीरी और गरीबी में लड़ाई होता है तो अक्सर देखिएगा कि कौन जीता है? अमीर लोग जीता है कि नहीं? वही वाली बात हो गया था। आगे देखिए, आगे है कि मदन का उम्र जो था 5 या 6 साल का था। क्वेश्चन उठाएगा कि मदन का उम्र कितना साल का था? 5 या 6 साल का था। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए है ना खून को पोंछती हुई चली गई। देखिए, हम आपको बोले हैं ना कि जैसे उसके ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया तो उसकी बाएं घुटने से, बाएं क्या हुआ? घुटने से, बाएं घुटने से क्या हो रहा था? मतलब गिर गया था, बेचारा का चोट लग गया था, जिसके कारण से बाएं घुटने से उसके क्या निकलने लगे? खून निकल रहे थे। और अपने शेर साहब उस औरत को डांटना स्टार्ट कर दिए। और इसलिए औरत जाती इसलिए उनके सामने कुछ बोल ना सके क्योंकि उनके पति उनके फैक्ट्री में किराया था, इसलिए चुप रही और उनकी बातों को सुनकर वो क्या कर गई? वो चली गई। जैसे चली गई तो उन्होंने कहा गया, शेर साहब को बोला था कि भेज देना, मतलब शेर साहब बोला था किसको? कि गिरधर पे जाओ जल्दी भेजो। ठीक है, वही बात बोला था क्या कि पिछली बत्ती का है ना लाल शीशा को है ना चकनाचूर हो गया है। कौन कर दिया था? उसका बेटा। और ये चकनाचूर कर दिया। छोटा बोल रहा है पति कि मेरा बेटा दिखना चाहता था कि अंदर भाई का, देख रहे हैं लोगों को बोल रहा है कि कोई बात हुआ थी, है ना। आगे देखिएगा, आगे बताया कि अगले चक्के की है ना, चक्कर मत पड़िएगा भाई, चक्के अगले है ना चक्के की है ना टायर बिल्कुल बैठ गया है ना।
टायर उसके क्या होता है, हवा निकाल दिया था उसके बेटे ने, कौन, खोखा जिसका नाम है, बड़ी महान नाम है भाई। आगे देखिएगा, मदन के पिता गिरधालाल है, कौन है भैया, मदन के पिता गिरधालाल है, ठीक है। सेन साहब के फैक्ट्री में क्या है, किरानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेन साहब के फैक्ट्री में कौन किरानी काम करता है ना, तो गिरधालाल, कौन करते हैं, गिरधालाल, ठीक है। आगे देखिएगा अजीत बाबू, वीडियो पर ध्यान दो। हाँ, तो आगे देखिएगा, गिरधालाल क्या करते हैं, गिरधालाल है ना आउट हाउस में रहता था। क्वेश्चन उठाएगा कि गिरधालाल कहाँ रहता था, तो याद रखिएगा आउट हाउस में, किसमें, आउट हाउस में रहता था, ठीक है। तो क्वेश्चन उठाएगा कि गिरधालाल कहाँ रहता था, तो आउट हाउस में, ठीक है। तो क्या होता है कि गिरधालाल सेन साहब के सामने सिर झुकाकर है ना, सिर झुकाकर खड़ा हो जाते हैं, और ऐसे खड़ा होते हैं कि जैसे खून के जुर्म में खड़ा होते हैं। उसकी मतलब जो एक औरत से जो उलझ रहा था, मैंने आपको बताया, तो उसने बोलते हैं कि जाओ अपने हस्बैंड को, मतलब जाओ अपने पति को भेज देना, और जैसे जाते हैं तो वो उनके सामने एकदम सिर झुकाकर खड़ा हो जाते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि सामने खून करके आया है, ठीक है। और अब उनके बारे में डांटने फटकारने लगते हैं, कुछ कुछ बातें बोलते हैं कि देखो तुम्हारा जो लड़का है उनको थोड़ा सा समझाओ बुझाओ, ये गलत कर रहा है ना, कि मेरे ड्राइवर को मारना पर तुल गया था, मेरे सामने भी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, ऐसे बात बनाकर बोल रहे थे कि देखो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं, है ना, अच्छा होगा कि इसको संभाल लो। कौन बोल रहे थे, सेन साहब। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू है ना बनते हैं, ऐसा किसने कहा था, याद रखिएगा भैया, सेन साहब ने कहा था, ठीक है। आगे आइए, आगे होता है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो याद रखिए गिरधालाल, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जब जब शिकायत करते थे गिरधालाल, जब जब उनकी पिटाई होती थी किसकी, मदन का, और कौन मारते थे, उसके पिता। तो क्वेश्चन उठाकर पूछता है भैया कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, गिरधालाल के हाथों से, किसके, गिरधालाल के हाथों से। आइए, लेकिन दूसरे दिन अजीब बात हो गई है ना, दूसरे दिन क्या हो गई, अजीब बात हो गई कि शाम के वक्त क्या हुआ था भैया, है ना, कि शाम के वक्त क्या हुआ था, शाम के वक्त मदन है ना धूल में है ना आवारागर्द छोकरे है ना, छोकरे के साथ है ना, छोकरे के साथ क्या था, लट्टू नचा रहा था। तो क्वेश्चन उठा के पूछ देता है कि बताइए कौन धूल में आवारा छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था, मदन मारिएगा, ठीक है, नचा रहा था, बस नहीं से लट्टू नचा रहा था। अब ये जो खोखा जी थे, खोखा साहब थे, अब वो उन्होंने देख लिए लट्टू नचाते हुए, अब इसका भी मन हो गया तेरा सा लट्टू हम भी नचाएंगे। जाहिर सी बात है, बच्चा बच्चा है तो क्या जानता है, लेकिन फिर भी इसको अमीरी का मतलब रोब हुआ था, घमंड था, इसे किसी का के ऊपर हाथ चला देता था। खोखा था, इतना हथछुट्टा हो गया था, ये इतना हथछुट्टा हो गया था कि ये किसी पर हाथ उठा देता था, इतना हथछुट्टा हुआ। अब वो लट्टू नहीं दिया, हाथ उठा, बोले हो गया दोनों में मारामारी। अब दोनों में मारामारी हो गया और स्टार्ट। तो उसके बाद ये क्वेश्चन भी कहा जाता है कि हंस कवि की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया, तो याद रखिएगा कौन, देखिएगा कौन, खोखा, कौन, खोखा, ठीक है। आगे देखिए, एक समय की बात है कि नौकर पर है ना, देखिए ये हाथ किसके ऊपर उठा देता था, नौकर पर। बताइए जिस घर में वो काम करता है उस पर हाथ उठा देता है ना, बहनों पर भी हाथ उठा देता है, बताइए, और चला देता था। देखिए ये कौन, खोखा, बड़ी बदमाश लेकर था, ठीक है। कहा जा सकता है कि किसी भी इंसान को इतना नहीं प्यार दीजिए कि वो आगे चलकर है ना, कि आपके लिए खतरा महसूस हुआ है ना, मतलब पूरा फैमिली के लिए खतरे नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये एकलौता माँ बाप का बेटा था जिसे लाल प्यार काफ़ी मिल गया था। तो मेरा यही रहता है उम्मीद कि किसी बच्चा को हो, थोड़ा सा उसे गाइडलाइन अच्छा चाहिए। अगर अच्छा मिलने से क्या होता है कि उसकी परवरिश अच्छा होता है, संस्कार अंदर उसके अंदर भरा जाता है, अच्छा रहता है। और इतना ना उसको फ्रीडम दे दिया जाए दीजिए कि वो आगे चलकर बिगड़ ही जाए, ठीक है, जिससे संभलना मुश्किल हो जाए। तो कहते हैं कि देखिए आपसे पूछा उठाएगा कि मदन किसके ऊपर हाथ उठा देता था। ऑप्शन देगा नौकरों पर है ना, ऑप्शन देगा नौकर पर, बहनों पर, ऑप्शन सी में रहेगा, ए बी दोनों, ऑप्शन डी में रहेगा, इनमें से कोई नहीं, अपना मारिएगा सी पर। किसको मारिएगा, सी पर। अब देखिए क्या होता है कि मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ दिया, जो कि मैंने आपको कहानी में बताया था ना कि जब वो लट्टू मांगा नहीं दिया, बस दोनों में हो गई लड़ाई जमकर, और बाकी लड़के सब तमाशा देखना स्टार्ट कर दिया, दोनों में लड़ाई हुआ। बस मदन ने क्या किया, कासू को एकदम गौर कर दे दिया, एक फट, बस 2 दांत उसका टूट गया। अब वो लेकर रात मतलब क्या होगा कि है ना, रात भर मतलब दिन भर रहा अपना भूखे प्यासे टटोर मोड़ के इस प्रकार से। लेकिन रात जब हो गया था, भैया कहाँ जाएगा, वो 9 बजे तक फिरता रहा। उसके बाद में इसके बाद जब घर जाता है तो घर जैसे जाता है तो सबसे पहले किचन वगैरह में जाता है, खाना वाना खाता है, और जैसे जाता है तो उसकी माँ बाप बात करते रहते हैं आपस में, तो सोने की चेष्टा करता है। बस जैसे जाता है बस उसका पैर लोटे से टकरा जाता है, टंडन की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे आवाज़ आता तब पिता का ध्यान मदन की ओर हो जाता है, और उसे है ना तब मदन एकदम पिटाई खाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। तब उसे पिताजी ने क्या करते हैं
है ना, उसे छाती से लगा लेते हैं और उसे चाबासी देते हैं कि चाबस। खोखा का दो दांत तोड़ दिया, जो कि दूसरे के लिए क्या था, असंभव था। और इस सफलता पाकर गिधालाल ने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। ठीक है, तो ये था पूरी कहानी। मुझे काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, और आप लोग अगर चाह रहे हैं कि हाँ मतलब इस प्रकार से वीडियो और लाएँ, और हर चीज़ का लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, लेकिन बट हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, जिसके कारण से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। तो अगर चाहते हैं इसी प्रकार से आप लोग वीडियो अगर आगे और तेजी से आए, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सके कीजिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है कि बताइए, अब इसको थोड़ा सा वीडियो ऐसे कर देते हैं ना, तो आप लोग चलिए अब आप बताइए। क्वेश्चन आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, बताइए कि मदन ने खोखा का कितने दांत तोड़ा। तो यह देखिएगा, मदन ने खोखा का 2 दांत तोड़ा। पूछेगा शहंशाह के फैक्ट्री में किरानी कौन है। तो यह देखिए गिधालाल। गिधालाल के पास कितने बेटे हैं, 1, जिसका नाम क्या है, मदन। उम्र कितना, 5 से 6 साल, है ना। शहंशाह के बेटे का नाम क्या है, खोखा या कासू। शहंशाह अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है, इंजीनियर या बिजनेसमैन। ठीक है, उसके बाद में है ना, सोफर का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, बांग्ला भाषा का शब्द है ना। खोखा खोखी किसको कहा जा रहा है, यानी कि बच्चा बच्ची को कहा जा रहा है। ठीक है, शहंशाह के पास जो कार था उसकी कीमत कितना है, 7,500। किस कलर का था, काले रंग का था। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है ना, हंस कवि की जमात में शामिल होने के लिए लगा गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, यह देखिएगा 20 के दांत से। ठीक है, कहाँ से लिया गया, 20 के दांत से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको बता दिए, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसका वीडियो 2 आएगा, कविटी का आएगा और एक कहानी का आएगा। तो कहानी तो हमने बता दिया, और एक वीडियो और आएगा जिसका ऑब्जेक्टिव होगा, और आप लोग उस ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। और सब्जेक्टिव चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आपको पूरी सब्जेक्टिव दे सकता हूँ, मतलब पूरी सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन इसका जो भी आंसर है हम आपको भेज देंगे। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।